बीते 5 दशक से कथाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुधा अरोड़ा जी का लिखा हुआ आख्यान सुनिए, कत्लगाह यानी माटी कहे कुम्हार से। सुधा अरोड़ा जी की रचनाएं शाश्वत मूल्यों के साथ साथ समकालीन परिस्थिति से संवाद भी करती चलती हैं और अपने को निरंतर बदलते समाज से जोड़े रखती हैं। कुरीतियों और अवमूल्यन के खिलाफ बेबाक बयानी करती हुई और सच के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई। तो प्रस्तुत है उनकी रचना कत्लगाह यानी माटी कहे कुम्हार से। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह की सैर पर निकलने से पहले इस कसाई बाड़े को पार करना ही पड़ता था, जहाँ जाली के एक बड़े से पिंजरे में मुर्गियों का जत्था ठुसा मुसा अधमरा सा पड़ा रहता था। जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खुलता और एक हाथ एक गर्दन को मचोड़ता हुआ बाहर खींचता, सभी मुर्गियों के पर फड़फड़ाने लगते और मुर्गियों की आवाज़ घायल चिड़ियों की ची ची में तब्दील हो जाती। मनप्रीत उस ओर देखना नहीं चाहता था। ऐसी डरी हुई चिचियाती आवाज़ें सुबह सवेरे उसके मुंह का जायका बिगाड़ देती। वो तब कसाई की दुकान से आगे तेज़ी से कदम बढ़ाता और मेन रोड से होते हुए उस पार्क में दाखिल हो जाता, जहाँ कतार की कतार इतने रंगों के फूल थे कि उन रंगों को मिलाकर कई इंद्रधनुष तैयार किए जा सकते थे। इतने सुनहरे, रुपहले, पीले, नारंगी, लाल, गुलाबी रंगों के बीच जब उसका पहला फ़ोन अपनी प्रेमिका माही का नंबर मिलाता तो उस ओर से रंगों में झूमती, लहराती, बल खाती मोहक आवाज़ कानों में गूंजती, गुड मॉर्निंग मनप्रीत। मनप्रीत के कानों में तैरता हुआ मादक खुमार उसके जहन तक पहुंचता और रात की बेहोशी चौकन्नी सुबह को भी धुंधला करने लगती। यूँ मनप्रीत का पहला प्रेम नहीं था ये। पहला तो बेनू से था, जिससे उसने शादी की और जो अब हर 20 साल पुरानी बीवी की तरह बीवी कम और माँ का रोल ज़्यादा निभाने लगी थी। खाने पीने और दवा दारू से लेकर उसके रुमाल और मोज़ों तक का हिसाब उसने रखना शुरू कर दिया था। ऐसी बीवी को लड़ियाने और बाहों में भरने का ख्याल साथ छोड़ चुका था। ऐसे में भुवन मोहिनी मदमाती बयार की तरह मनप्रीत के जीवन में दाखिल हुई। उसका एक नज़र देख भर लेना और अपनी भरी आवाज़ में पूछना, कैसे हो, कहाँ हो, मनप्रीत को धराशायी करने के लिए काफ़ी था। लेकिन प्रेम को धीरे धीरे पींगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। प्रेम मनप्रीत की ज़िंदगी में चौकड़ियाँ भरते हुए आया और एक के बाद एक घटनाक्रम को फलांगता ऐसे कूदता फांदता निकल गया कि वो अपने को खाई में गिरने से रोक नहीं पाया। प्रेम के मामले में मनप्रीत भट्ट शुरू से खुशकिस्मत रहा था। वो खुद भी कम दिल फेंक आदमी नहीं था। कोई लड़की आकर गले पड़ ही जाए तो उसे गले से लिपटाने में अपना क्या जाता है। एक से पल्ला छूटता नहीं कि दूसरी अपनी कविताएं लेकर हाजिर हो जाती। कविता लिखकर थोड़ी सी शोहरत हासिल करने का ये बड़ा फ़ायदा है। दाएं बाएं जिधर नज़र डालो लड़कियां ही लड़कियां। भुवन मोहिनी उस लिहाज से लड़की नहीं थी और मनप्रीत भट्ट से 2-4 साल बड़ी ही होगी। फिर शक्ल सूरत भी ऐसी नहीं कि कोई दोबारा घूम कर देखे। सो मनप्रीत के आगे पीछे डोलती रही। मनप्रीत अनदेखा करता रहा। अब घर चूँकि 15 मिनट के फासले पर था, हर साहित्यिक प्रोग्राम में साथ लग लेती। एक पराई औरत का साथ चलना किस आदमी को अखरता है, चले। फिर उसने बिला नागा फ़ोन करना शुरू कर दिया। ठीक है, आवाज़ थोड़ी अय्याश किस्म की मर्दाना थी, पर रूमानी लोच लिए, जैसे 2-1 पैग चढ़ा कर आई हो। मनप्रीत ने सोचा, बात करने में अपना क्या जाता है। तब ये नहीं सोचा था कि यह विषबेल उसकी गर्दन को इस कदर जकड़ लेगी कि सांस लेना दूभर हो जाएगा। एक दिन 4 दोस्तों के बीच मोहिनी अकेली साथ हो ली। वहाँ विस्की के कुछ घूंट भी भर लिए। सब अपनी अपनी राह चल दिए तो ऐसे डगमगाने लगी कि मनप्रीत को उसे सहारा देना ही पड़ा। कसकर उसने मनप्रीत की कलाई थाम ली और अपने प्रेम की घोषणा कर दी। मन, मेरे मन, तुम रहो अपने बेनू के पास, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच, तुम्हारी बेनू बहुत अच्छी है। मैं उसके हक पर डाका नहीं डाल रही, पर मैं अपने मन का क्या करूँ कि वो तुम्हारे मन से एक मेघ हो गया है। बोलते बोलते वो मनप्रीत की बाह का सहारा लिए सड़क पर झूमती रही।
नशे के बहाने से सब कुछ बोल गई, जिससे बोलने का मौका बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। मनप्रीत को अपना नया नामकरण मन भा गया, और नामकरण से भी ज़्यादा उसे उच्चारने का मोहिनी का मादक अंदाज, मन। लगता जैसे आंखों की मादकता जबान का पल्ला थाम रही हो। महीने भर बाद मनप्रीत ने बताया कि अपनी कंपनी की एक ट्रेनिंग के सिलसिले में उसे नागपुर जाना पड़ रहा है। सोमवार से बुधवार तक 3 दिन वो नागपुर में रहेगा। मनप्रीत ने लंबी सांसें भरकर कहा, यानी कि 3 दिन तुम्हारी आवाज़ भी सुनने को नहीं मिलेगी? मनप्रीत ने कहा, क्यों? रोज़ शाम को वहाँ से फ़ोन तो कर ही सकता हूँ। मोहिनी ने पूछा, अपने यार दोस्तों के साथ पीने नहीं बैठोगे? कैसे यार दोस्त? मनप्रीत ने टोका, अपनी कंपनी से तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, बाकी लोगों से कोई जान पहचान थोड़े ही है। मोहिनी ने कहा, चलो मन, तुम जा रहे हो तो मैं भी पूना के उड़ली कांचन हो आती हूँ। कब से ड्यू है, वज़न बढ़ता जा रहा है, कम करना है। शनिवार को दोनों मिले और एक दूसरे से विदा ली। सोमवार की दोपहर जब मनप्रीत नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरा तो मोहिनी हवाई अड्डे की दर्शक दीर्घा में हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मनप्रीत के स्वागत के लिए खड़ी थी। मनप्रीत जैसे आसमान से गिरा, तुम और यहाँ? 3 दिन कैसे रहती वहाँ? मोहिनी ने आंखों में आंखों के रास्ते प्रवेश किया, सवाल के जवाब में सवाल किया और वहीं ठिठक गई, तुम्हारे बिना। आई कैसे? मनप्रीत अपनी हैरानी संभाल नहीं पा रहा था। हवा के झोंकों पर सवार होकर सूरजमुखी के खिले हुए नारंगी फूलों का गुलदस्ता थमाने मोहिनी मनप्रीत के करीब सरक आई। तत्काल से टिकट निकाली, बस गाड़ी पकड़ ली। मनप्रीत 2 कदम पीछे हटा, ये बला तो गले ही पड़ गई। इस अवान्तर स्थिति के बारे में तो सोचा ही नहीं था। यहाँ रहने का कहीं ठौर ठिकाना है? मनप्रीत ने व्यवहारिक होते हुए कहा, मेरे रहने के लिए तो तुम्हारी आंखें ही काफ़ी हैं मन। मूरत बनी मोहिनी आंखों में थिर हो चली। गुलदस्ता हाथ में लेकर मनप्रीत सहज होने की कोशिश में लगा। चलो, मनप्रीत ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा और सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है? इस तरह मर मिटी है तो इसे हाथ से जाने क्यों दिया जाए? इस अय्याश किस्म को आजमाया जाए। टैक्सी में बैठते ही परफ्यूम की तीखी गंध हवा के झोंके के साथ गुजरी तो मनप्रीत को गुजरी एक शाम की बात याद आई। एक बार मोहिनी जैसे ही पास बैठी, पसीने की ज़बरदस्त गंध का भभका मनप्रीत के नथनों से दिमाग तक जा पहुंचा। मनप्रीत के मुंह से निकला, उफ, पसीने की कैसी ज़बरदस्त बदबू आ रही है। बस ट्रेन में बहुत धक्के खाकर आ रही हो क्या? मोहिनी ने फौरन कंधे भींचे और गर्दन अंदर की ओर खींचकर बोली, पसीने की गंध? और ठहाका लगा दिया, मुझे तो कभी पसीना आता ही नहीं। मनप्रीत को ब्रेक लगा, अरे तुम इंसान नहीं हो क्या? पसीना तो हर एक को आता ही है। उसने हंसकर बात बदल दी, पर आजकल डिओड्रेंट खूब मिलते हैं, किसी भी कॉस्मेटिक की मामूली दुकान से लेकर केमिस्ट तक में। अब इस देसी परफ्यूम की तीखी गंध ने मोहर लगा दी कि वो पूरी तैयारी के साथ सूरजमुखी का गुलदस्ता लिए इस नगर में पधारी है। मिस्टर भट्ट के नाम से बुक किए गए मनप्रीत के कमरे में मिसेस भट्ट का नाम जोड़ दिया गया। मोहिनी वहाँ टिक गई और फिर नागपुर न रहा, नागिनपुर हो गया। कमरे के बाहर झमाझम बारिश होती रही और कमरे के अंदर राग देह मल्हार बजता रहा। ऐसा ज्वार भाटा उमड़ा कि मनप्रीत की सारी अराजकता उसमें तार तार होकर बह गई। उस बेडौल देह के सारे ढीले सिरे लुप्त हो गए और तराशे हुए अंग निखर कर सामने आ गए। उन 3 रातों ने बेनू के साथ मनाए हनीमून की 15 रातों को पीछे छोड़ दिया। 3 रातों के ये डंक अपने स्याह निशान मनप्रीत के जज्ब पर ऐसे छोड़ेंगे कि उसका जीना मुहाल हो जाएगा। ये मनप्रीत को भी तब कहाँ मालूम था। वो कहाँ जानता था कि वो मोहिनी की शतरंज की बिसात का मोहरा बन चुका है, जिसमें मात खा जाना उसकी फितरत है। मेरे मन, मेरे प्राण, मेरा तुम्हारा प्रेम तो गंगा जमुना का संगम है। मन और माही जैसे हीर और रांझा, शीरी और फरहाद, लैला और मजनू। मेरी देह पर बलात्कार हुआ है, पर मेरे होंठ अब तक कुंवारे हैं। ये जुमले जिन्हें 10 साल पहले भुवन मोहिनी ने अपने पति नंबर 2 शीलभद्र चौबे की समिधा बनकर शीलभद्र से कहा था, यहाँ भी दोहराए गए।
तब हवाई प्यार का मारा शीलभद्र बेचारा पहली बार किसी स्त्री देह के नज़दीक आया था और इतने गरिष्ठ जुमलों को पचाने का उसका हाजमा कमज़ोर था। पर यहाँ खाया पिया अघाया मनप्रीत ढाबे के नए किस्म के व्यंजन चख रहा था और उसकी स्वादेंद्रियाँ सभी स्वादों का छक कर आनंद लेना चाहती थीं। वहाँ ये जुमले रिश्ता टूटने का सबब बने थे, यहाँ जोड़ने का सबब बन गए। नागपुर से जो सिलसिला शुरू हुआ कि मुंबई भी हर वीकेंड पर नागपुर बनने लगा। शेर की दाढ़ में खून का स्वाद लग चुका था, अब वो आसानी से छूटने वाला नहीं था। दफ्तर की ओर से मनप्रीत को जिस शहर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता, मनप्रीत से पहले मोहिनी का सूटकेस रेडी हो जाता, पर हर शहर को तो नागपुर बनाया नहीं जा सकता था। अगली बार मनप्रीत को गुवाहाटी जाना पड़ा। इधर बेटू को टाइफाइड हो गया। बेटू को संभालने के लिए बेनू काफ़ी थी, पर मनप्रीत का ध्यान घर की ओर अटका था। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ के लैंड करने और एग्जिट से बाहर निकलने के बाद दर्शक दीर्घा की ओर देखते हुए मनप्रीत को धुकधुकी होने लगती। इस सिरफिरी लड़की का क्या भरोसा, 2 दिन पहले ट्रेन पकड़ ले और फूलों का गुलदस्ता लिए स्वागत में खड़ी मिले। ये अलग बात थी कि उसकी आंखें अब हर एयरपोर्ट पर फूलों का गुलदस्ता तलाशने की अभ्यस्त हो गई थीं। गुवाहाटी पहुंचते ही उसने बेनू को फ़ोन लगाया कि बेटू के बारे में जान ले कि उसका बुखार कुछ उतरा कि नहीं। बेनू से वो बात कर ही रहा था कि इधर मोबाइल पर वेटिंग कॉल का अलर्ट जगमग जगमग करने लगा। चलो फिर बात करता हूँ, कहकर उसने बेनू को अचानक लाइन से रुखसत किया और मोहिनी की ओर मुड़ा। कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या? क्यों फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही हो? सवाल के जवाब में फ़ोन के स्पीकर का रुख रेडियो की ओर था, जहाँ एक पुराना गीत बज रहा था। ए चांद जहाँ वो जाएं, तू साथ चले जाना, कैसे हैं कहाँ हैं वो, हर रात खबर लाना। मनप्रीत खींच गया। जैसे मोहिनी की आवाज़ सुनाई दी वो दहाड़ उठा। रात को 11:30 बजे ये गाना सुनाने के लिए फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हो? मोहिनी ने अपने मोहक अंदाज में कहा। जो मैं कह नहीं पाई वो बात ये गाना तुम तक पहुंचा रहा है मन। मनप्रीत और ज़ोर से बोला। सुबह के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए मुझे तैयारी करनी है और तुम इस वक्त पुरानी फिल्मों के गाने सुनाकर मुझे परेशान कर रही हो। अब मोहिनी के स्वर में धमक थी। अच्छा, तो मैं जनाब को परेशान कर रही हूँ? गुवाहाटी में पहले से कोई मौजूद है इसलिए मुझे ले जाने से कतरा रहे थे? ठीक है, रहो अपनी गुवाहाटी बाला के पास, खुदा हाफिज। मनप्रीत ने सिर पीट लिया। रेफ तो लगाना ही नहीं आता इसे, ना खा बोलना आता है, न फा और न ज़ा। बावजूद में रेफ लगाकर बोलेगी और ज़िंदगी से रेफ को खींचकर अपनी कांख में दबा लेगी। किसी तरह गुवाहाटी का सेमिनार निपटा कर मुंबई पहुंचा तो दोनों मोहतरमाओं ने मुंह फुला रखा था। बेनू ने गुस्से से कहा, अच्छी रस्म अदायगी की, बेटू का बुखार जानने के लिए फ़ोन किया और जब तक मैं पूरा बताऊं लाइन ही काट दी। चक्कर क्या है? उधर मोहिनी अलग उत्तर दक्षिण देखती रही। सच सच बताना मनप्रीत भट्ट, कितने शहरों में अपनी प्रेमिकाएं पाल रखी हैं? मनप्रीत रुआंसा हो गया। अब समझ में आया, इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने बीच मझधार 2 नावों पर सवार होने के खतरों से आगाह किया है। विपरीत दिशा में जाती 2 औरतों को लाइन पर लाने में मनप्रीत के सिर से उड़ते बालों की लाइन और चौड़ी होती गई। कभी मोहिनी सुबह सुबह फ़ोन करती। सच बताना मन, उसका नशीला स्वर फ़ोन के चोगे को चीरकर उसके कान की लवों को दहका देता। तुम कल रात को बेनू के पास गए थे ना? मैंने सपने में देखा था। अब सपने वो ज़रूरत से ज़्यादा देखने लगी थी। जो बातें सीधे ना कह पाती, सपनों के बहाने से पूछ बैठती। मनप्रीत कहता, माही तुम अपने और मेरे बीच में बेनू को क्यों ले आती हो बार बार? अब मोहिनी अक्सर कहती, क्या करूं मन, मैं तुम्हें अब किसी और के साथ बांट नहीं सकती, बांटना चाहती भी नहीं, चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो। मनप्रीत और माहीप्रीत, माहीप्रीत और मनप्रीत, बस हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बेनू भी नहीं। फिर वो सीधी आंखों में धंस जाती। ऐसा नहीं हो सकता मन कि हम एक छोटी सी कुटिया छावा लें जहाँ बस मैं रहूँ और तुम और मैं। हम शादी क्यों नहीं कर लेते मन? ऐसा कब तक चलेगा बोलो? एक दिन चलो बांद्रा कोर्ट चलते हैं, चलोगे ना? और बस
शादी की ऐसी मानसिक तैयारी के बाद कुछ पलों में ही मुंबई को नागपुर में तब्दील कर देना आसान हो जाता। आम तौर पर प्रेम आंखों के रास्ते शुरू होकर देह में नीचे उतरता है, पर यह प्रेम तो उल्टे रास्ते चढ़ा था और उसे सावन का अंधा बना रहा था। मनप्रीत को पूरा भुवन मोहिनी में नज़र आ रहा था। अब मनप्रीत जब भी मोहिनी को देखता तो उसकी आंखों में कैद होकर रह जाता। इस प्रेम के बिना उसका निस्तार नहीं था। मोहिनी उर्फ माही के प्रेम से अटी खूंखार नज़रों को देखते हुए मनप्रीत को भी अक्सर लगता कि इस प्रेम की तो किस्म ही अनोखी है। इस तरह का हिंसक प्रेम तो कभी बेनू ने किया ही नहीं। कभी कभी मनप्रीत महसूस करता कि वो इस प्रेम से हाँफने लगा है, पर उसे इस फाश प्रेम की लत लग गई थी। अब मोहिनी बेनू से और ज़्यादा प्रेम से बात करती ताकि घर आने जाने का रास्ता भी खुला रहे, पर भीतर तो कुढ़न पल ही रही थी कि 20 सालों से इस खाई अघाई बीवी को सिर्फ घुमौरी खाकर चक्कर ही आते हैं, कुछ हो क्यों नहीं जाता। हो जाए तो उसकी लाइन क्लियर हो। बेटू का क्या है, उसे हॉस्टल में डाल देंगे, पढ़ लेगा, वहीं पल भी जाएगा। मोहिनी तो कटी पतंग की डोर लोकने को मुस्तैद खड़ी थी, पर डोर बेटू के मजबूत हाथों में थी और बेटू था कि उसको पापा की ये दोस्त फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। घर के दरवाजे पर मजबूत सांकल चढ़ाकर बेटू अपनी मम्मी के लिए सुरक्षा कवच बन गया। कई बार बड़े जो चीज़ें समझ नहीं पाते बच्चे भांप लेते हैं। करवा चौथ के दिन मनप्रीत अपनी माही के साथ मड आइलैंड के एक रास्ते पब के ऊपर बने कमरे में बैठा चौथ के चांद को निहार रहा था और बेनू अपने पति की 15 साल पुरानी तस्वीर सामने रख गीली आंखों से छन्नी के पार धुंधलाया चांद देख रही थी। एक दिन जिद करके मोहिनी मनप्रीत को अपना घर दिखाने ले गई। घर क्या था, बस पैर फैला सकने लायक एक लंबा सा कमरा था जिसमें 4 आदमी सो सकें। एक कमरा किराए पर क्यों नहीं ले लेती। मोहिनी भी जब तक मनप्रीत को कहती, मन और कुछ नहीं, बस एक कमरा चाहिए जहां मैं इत्मीनान से बैठकर लिख पढ़ सकूं। और मनप्रीत ने सचमुच वडाला से लेकर सायन कोलीवाड़ा तक में किराए के कमरे देखने शुरू कर दिए। 2000 महीने पर रमाबाई चौल में एक कमरा तय भी कर लिया जिसमें मोहिनी ट्यूशन लिया करेगी तो घर की माली हालत भी सुधरेगी और एक्स्ट्रा आमदनी भी होगी। मनप्रीत की सरकारी नौकरी की तो इतनी हैसियत थी नहीं कि 2-2 परिवार पाल सकता। हाँ, मोहिनी अपना कमाती धमाती तो मनप्रीत ताउम्र उसके हिंसक प्रेम को बखुशी झेल ले जाता। पर ट्यूशन किसे लेनी थी। मोहिनी ने जिस इरादे से कमरा चाहिए का राग अलापा था वो द्रुत तान पर समाप्त हो गया। मोहिनी की माया मनप्रीत समझ ही न पाया। उनका नागपुर गेस्ट हाउस के कमरों में ही फलता फूलता रहा। मनप्रीत तो मुंबई महानगर में नागपुर का भी लुत्फ उठाने में मशगूल था। उसे नहीं मालूम था वो नागपुर में कैद होकर रह गया है, जबकि मोहिनी मुंबई से पूरे भारत की परिक्रमा करने की योजना में दिन रात लगी हुई है। इधर कानपुर के एक DIG से मोहिनी की पहचान हो गई। उसने एक सम्मेलन में बुलाया, वहाँ से खूब चहक चहक कर फ़ोन करती रही। सम्मेलन में उसका सिक्का जम गया था तो परम प्रसन्न थी, पर जिस दिन वहाँ से चलना था उस दिन सारा दिन फ़ोन कर कर के बताती रही, अभी ट्रेन फलाने स्टेशन पहुँची है, अभी फलाने प्लेटफॉर्म पर मैं चाय पी रही हूँ। मनप्रीत सुनता रहा। दिन में 15 बार फ़ोन आए और हर बार एक हीलर का, बटाटा वड़ा का, पानी की बोतल का, चाय वाले का आंखों देखा विवरण। मनप्रीत को खटका हुआ। आंखों देखा हाल कुछ और कह रहा है और बैकग्राउंड का ध्वनि विहीन विवरण कुछ और। अगले दिन वो सीधे मोहिनी के घर ही पहुंच गया। देखा तो बैग पर एयरलाइंस का टैग लगा था। उससे कुछ बोलते न बना, जैसे मोहिनी की नहीं अपनी ही चोरी पकड़ी गई हो। मनप्रीत ने कहा, तुम्हारे बैग पर ये टैग? अरे वो तो भाई दिल्ली से आया था, मेरा बैग ले गया था। भाई की टूटी हुई हवाई चप्पल और बगल से सीवन उधड़े कुर्ते पर नज़र डालकर मनप्रीत मन महसूस कर चुप हो गया। सच का सामना करने की ताकत नहीं थी उसमें, इसलिए उसे नज़रअंदाज करना चाहता था। मनप्रीत को समझ में नहीं आया कि सम्मेलन की सारी बिरादरी जब रेलगाड़ी से लौटी तो इस मोहिनी को DIG ने हवाई यात्रा का टिकट क्यों दिया। और टिकट दिया तो दिया, रेल यात्रा के एक दिन का काल्पनिक प्रसारण सुनाकर उस हवाई यात्रा को ढकने छिपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सवाल सामने डटकर खड़ा था, पर जवाब मनप्रीत के हक में नहीं जाता था। सोचा इस बाबत ज़्यादा पूछताछ की तो कहीं मुंबई में नागपुर पनपना बंद ना हो जाए।
मनप्रीत ने इस ब्यौरे पर ही राग डाल दी। बेशक भीतर ही भीतर वो धुंधुआता रहा। मोहिनी की माया मोहिनी ही जाने। अब माया तो चंचल है, वो एक जगह टिककर कहाँ रहती है, सो अपने मायावी रूप दिखाने शुरू कर दिए। मनप्रीत के एक पुराने बुजुर्ग कवि मित्र गोपाल जी उसके घर पधार रहे थे 2 दिन के लिए। मोहिनी को बताया तो उसकी आंखों में गजब की चमक कौंधी। अरे वाह, सूरत के गोपाल जी आ रहे हैं, मैं तो उनका साक्षात्कार लूँगी। मनप्रीत ने कहा, ज़रूर लेना, पर एक बात याद रखना, नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। आदमी ठीक नहीं है, जन्मजात लंपट है, इससे बचकर रहना। मनप्रीत ने तो आगाह किया। आगाह करने में मोहिनी को संभावनाएं दिखाई देने लगीं। मनप्रीत के पास तो सिर्फ मारुति वैन थी, वो भी बिसूरती हुई। यहाँ तो चमचमाती सिल्वर ग्रे रंग की मारुति जेन और होंडा सिटी गाड़ी के साथ साथ आगे लॉन और पीछे आंगन वाला ग्राउंड+1 का करोड़ों का बंगला भी था। मनप्रीत की बेनू को तो सिर्फ घुमौरियों के बाद चक्कर आते थे। यहाँ गोपाल जी की गोपालन तो हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल की पुरानी मरीज भी थीं, तो यहाँ मोहिनी के कमरा चाहिए आवेदन में स्थायी नियुक्ति की संभावनाएं ज़्यादा थीं। सबसे पहले तो गोपाल दंपत्ति को उस से भर भर कर अपना छोटा सा बसेरा दिखाने ले गई। बिरला ही होगा उस बसेरे को देखकर इसकी आंखें नम ना हों। सो गोपाल दंपति पसीज गए। उन्हें कहाँ मालूम था कि इस बसेरे को देखकर 2 दर्जन लोग पहले ही पसीज चुके हैं। बेचारी भुवन मोहिनी, भुवन को मोह ले पर अपने रहने का ठौर ठिकाना नहीं। श्रेष्ठ कुल की मेधावी कन्या और घर में पढ़ने लिखने की एक मेज तक रखने की जगह नहीं। अब मेधा को तराशने के लिए दूसरों के घरों में ठौर न तलाशे तो और करे क्या। बस 2 महीने बीते और पता चला कि 2 महीनों में 5 बार सूरत हो आई। वहाँ भी कमरा चाहिए पुराण दोहराया गया। गोपाल जी अपनी फितरत कैसे छोड़ते। अपने नकली दांतों की जोड़ी को दबाकर लहक लहक कर मुंह में कम और नाक से ज़्यादा बोले, कमरा? अरे भैया, यहाँ तो कोठी खाली पड़ी हैं, जब चाहो आओ, जितने दिन चाहो रहो, हम 2 हैं 3 हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा। गोपालन जी की गोपालन अड़ गई। अपने नाती पोते आते हैं, क्या देखेंगे, एक कुंवारी कन्या यहाँ डेरा जमाए पड़ी है। गोपालन ने मना तो कर दिया, पर इसका अंजाम वो भुगतना पड़ा कि 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन से अस्पताल में भर्ती हो गई और गोपाल जी ने अपनी 50 साल पुरानी पत्नी को देखने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। मोहिनी और गोपाल जी दोनों एक दूसरे का साक्षात करते इगतपुरी घूम आए। दोनों ने मिलकर सोचा शायद ऊपर बसेरा करने वाले लड्डू गोपाल मदद करें और इन 70 वर्षीय गोपालन को अपने पास बुलाकर इन दोनों को हरी झंडी दिखा दें। पर ऊपर इन बुढ़ौती के गोपालों की मोहनियों की लंबी कतार के कारण ट्रैफिक जाम था। सो 2 नर्वस ब्रेकडाउन के बावजूद अस्पताल प्रवास के दौरान गोपालन अपनी पदवी पर लौट आईं। कौन जाने इन मोहनियों के बोझ से रसातल को जाती धरती को बचाने के लिए ऊपर वाले गोपाल जी रेड लाइट का स्थायी सिग्नल हटाते ही नहीं और गोपाले ने आपातकालीन द्वार तक पहुंचकर भी अपने अपने बसेरों को भूत या भूतनी का डेरा बनने से बचाने के लिए लौट आती। गोपालन को खबर मिल चुकी थी कि इस मोहिनी ने पता नहीं कितनों के नाम के सिंदूर से अपनी मांग भरी, कितनों के लिए करवा चौथ के व्रत रखे, कितने मंगलसूत्र इसकी दराज में पड़े हैं, कितनों के चरणों पर अपना माथा टिकाकर आंखों से गंगा जमुना बहा चुकी है, बस इसलिए कि अपने दड़बे से विदा होकर होंडा सिटी गाड़ी में बैठकर लंबी ड्राइव पर जाए और फिर बंगले के सामने बने लॉन के बीचों बीच हर श्रृंगार के पेड़ को हिला हिलाकर झड़ते फूलों के नीचे बाल खोलकर दोनों हाथ लहराकर गाना गाए, पंछी बनूं उड़ती फिरूं। अब तक गोपालन पर सारे जुल्मों सितम ढाते हुए भी गोपाल जी उसके साथ दोपहर का खाना खाते रहे थे, लेकिन अब उनके साथ चाय पीनी भी बंद कर दी। गोपाल जी बंगले के निचले हिस्से में रहते, गोपालन ऊपर के कमरे में टंगी रहती। यार दोस्त आते तो गोपालन शो पीस की तरह सामने लाकर खड़ी कर दी जाती। दोस्तों के लिए बोन चाइना के कप प्लेट में जब गोपालन चाय नमकीन सर्व करती तो गोपाल जी की इज्जत में इजाफा हो जाता। दोस्तों का रुखसत होते ही गोपालन वापस अपने कमरे में पार्सल हो जाती, पर गोपालन अपनी छोटी सी स्पेस को बचाने की खातिर अपने फैसले पर अटल रहीं और कमरा चाहिए के गुब्बारे की हवा निकल गई। आखिर गोपालन ने मोहिनी के घर आने पर रोक लगा दी तो मोहिनी की फुंकारों से गोपाल जी के बंगले का आसमान थर्रा उठा। गोपाल जी ने गोपालन का जीना हराम कर दिया और
उसके अंतिम क्रियाकर्म का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। औरतें फिर सख्त जान औरतें होती हैं, जीती चली जाती हैं। सूरत में मोहिनी की दाल न गली और वो अपनी मोहिनी सूरत लेकर वापस अपनी खोली में लौट आई। इधर माया नगरी मुंबई में मनप्रीत काम से ज़्यादा शहर में सस्ते दर पर घंटों के हिसाब से मिलते कमरों में दिलचस्पी ले रहा था। सो रिपोर्ट उसके दफ्तर तक जा पहुंची। महीने भर के अंदर उसे तबादले के कागज़ थमा दिए गए। माही के चलते मुंबई को नागपुर में तब्दील करने की ये सज़ा मुकर्रर थी ही। मनप्रीत को तबादले का नोटिस मिलते ही मोहिनी की विकल्प तलाशने की कोशिश ने रफ्तार पकड़ ली। एक दिन अपनी पत्रिका के विज्ञापन के लिए मनप्रीत अपनी माही को साथ लेकर अपने एक रईस व्यवसायी मित्र डॉक्टर अनिजा के दफ्तर में चंदा मांगने पहुंचा। पहले तो दोनों साथ साथ जाते रहे, फिर मनप्रीत का पत्ता कट गया और माही के लुभावने अंदाज वहां रंग जमाने लगे। डॉक्टर अनिजा, जिनके लिए मशहूर था कि दफ्तर का काम करते हुए आंख ऊपर नहीं उठाते थे, गलती से माही की तिरछी कजरारी आंखों पर जो निगाहें उठाईं तो पलके झपकना भूल गए। अब भुवन मोहिनी मनप्रीत से कतराने लगी। मनप्रीत से रहा नहीं गया। एक दिन पूछ ही बैठा, तुम आजकल डॉक्टर अनिजा के घर बहुत जा रही हो, कोई खास वजह है? पल भर को मोहिनी थमी, जीभ को गाल में घुमाया, फिर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मनप्रीत ने कहा, वही जो तुम सोच रही हो। तमक कर जवाब ऐसे आया जैसे संवाद का रिहर्सल हो चुका हो। मैं साली हरामजादी हूँ, नीच हूँ, कमीनी हूँ, हराम की जनी हूँ, क्या कर लोगे, बोलो। मनप्रीत जैसे आसमान से नीचे गिरा, पर अटकने के लिए खजूर की जगह साक्षात नागिनपुर उसके सामने था, अपने पुर को तिलांजलि देता हुआ। मनप्रीत ने उसकी ऐसी आवाज़ दूसरों को गरियाते सुनी थी। ऐसा जवाब उसके लिए अप्रत्याशित था। उसका मुंह तो ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने जबान काट डाली हो। इससे ज़्यादा क्या कोई कह सकता है? खुद ही अपने को गालियाँ दे रही है। उसका मन तो हुआ किसी पसंदीदा 3 अक्षर की गाली दे दे, पर उस गाली से क्या जुड़ जाता सिनेरियो में। वो गाली उसकी आंखों में लिखी थी, वो गाली उसकी आंखों से बाहर छलकी पड़ रही थी। इससे बड़ी कोई गाली दे सकते हो तो दो, वरना रास्ता नापो। ये उसकी एंटीसिपेटरी बेल थी। तिरछी नज़रों से उसने ऐसे देखा जैसे माटी कुम्हार से कह रही हो, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। वो दिन आएगा क्या, वो तो सज धज के साथ आकर सामने खड़ा था। अब मनप्रीत को लगा कि धरती फट जाए और वो सीता मैया की तरह उसमें समा जाए। मनप्रीत कहाँ जानता था कि एक दिन वो अपने प्रेम में इस मुकाम पर खड़ा होगा। मोहिनी तो आगे बढ़ ली, अपने मन को जयराम जी की बोलकर, पूरी धौंस के साथ। भुवन मोहिनी ऐसी जमात की सिरमौर थी जो हरेक को सीढ़ी बनाकर मंजिल की ओर आगे बढ़ती चली जा रही थी, और जिस सीढ़ी का काम समाप्त हो जाता उसे पाँव के अंगूठे से परे ढकेल देती। मनप्रीत भट्ट भी अब वो सीढ़ी था जो पानी में डूब चुकी थी। उसे नहीं मालूम था कि उससे पहले शीलभद्र चौबे, डॉक्टर गिरधारी लाल पांडे, त्रिनेत्र चतुर्वेदी, मिश्रा, भारद्वाज, वाजपेयी, यानी इन पोथी पारायण विद्वानों के नामों की कई सीढ़ियाँ जल समाधि ले चुकी हैं। अब बारी चिकनी चमचमाती सीढ़ी डॉक्टर सौमित्र की थी। अपने कंधे का सहारा देकर सीढ़ी बनने वाला हर आशिक सोचता रहा कि बाकी सब तो पितु मातु सहायक हैं, स्वामी सखा वो अकेला है। प्रेम तो इसने सिर्फ मुझसे ही किया है, मेरे लिए ही कन्या धरती पर अवतरित हुई है। उसके बाद भुवन मोहिनी का ग्राफ लगातार ऊपर उठता गया। अब उसकी आंख प्रतिष्ठित सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों पर गड़ गई थी। अब उसे किसी सम्मानित वरिष्ठ नागरिक की प्रेमिका ही बनना था, बीवी नहीं। उसने प्रेमिकाओं को पहाड़ों पर ऐश करते और बीवियों को एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खा खा कर नर्वस ब्रेकडाउन से अस्पतालों में भर्ती होते देखा था। वो बीवी बनकर मानसिक चिकित्सा केंद्रों में साइकियाट्रिस्ट के चक्कर लगाना नहीं चाहती थी। उसे तो 5 स्टार रिजॉर्टों का डबल बेड चाहिए था, जहां सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित तबके के मर्द अपनी बीवियों को नहीं, प्रेयसियों को लेकर जाते हैं। आखिर मोहिनी की गिरफ्त में डॉक्टर सौमित्र जैसा एक तगड़ा मुर्गा आ ही गया। उसने ताड़ लिया कि मुर्गा अब कटने के लिए गर्दन खुद ही आगे कर चुका है। अब उसे एक अच्छे कसाई की भूमिका में आने से भला कौन रोक सकता था। खचाक! उसका पहला ही वार इस बार काम कर गया। मुर्गे को पर फड़फड़ाने का मौका भी नहीं मिला।
उसका ये हश्र देखकर हलाल होने के लिए कतार में खड़े बाकी सभी मुर्गों में हड़कंप मच गया और वे अपनी सलामती की दुआ मांगते दरवाजे की फांक से बाहर निकल भागने की कोशिश में आपस में भिड़ने लगे। आगे रास्ता बंद था। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी कत्लगाह, यानी माटी कहे कुम्हार से। उम्मीद है आख्यान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।